औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज जो टॉपिक करना है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ़ किस्म की जो इकसाम है। ये पॉलिटिकल साइंस का हमारा टॉपिक होगा। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है जो वन फॉर्म, यानी कि पहली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमने डिस्कस करना है मोनार्की को। मोनार्की की अगर हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो ये किस तरह की एक गवर्नमेंट होती है। मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो बर्थ राइट के ऊपर बेस करती है, यानी कि वरासती तौर पर मुंतकिल होने वाली गवर्नमेंट। मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट को भी कहा जाता है जहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो बर्थ राइट के तौर पर चुना जाता है, जिसको किंग या क्वीन हम कहते हैं। आज की अगर 21वीं सदी की बात करें तो बहुत कम ऐसे ममालिक मिलते हैं जहाँ पर मोनार्की एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं दुनिया में। 44 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ सिंबॉलिकली, मतलब दिखावे के तौर पर करंटली, मतलब अभी भी मोनार्की जो है वो है, और मोनार्क्स को हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता था, यानी कि आज के भी वक़्त में कहा जाता है। अगर मोनार्की की हम डेफिनेशन देखें तो मोनार्की में एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो नॉमिनली जो है, एब्सोल्युटली या नॉमिनली, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है। मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सुप्रीम पावर चाहे वो एब्सोल्युटली हो या चाहे वो नॉमिनली हो, यानी कि वो मतलब मुकम्मल तौर पर हकीकतन भी हो या सिर्फ दिखावे के तौर पर भी हो, लेकिन वो हो सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में, जिसको हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता हो, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी यानी कि हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट रहे अनटिल एब्डिक्शन, या मतलब जब तक उसको खारिज न किया जा सके उस वक़्त तक। लिहाजा ऐसी गवर्नमेंट को मोनार्की कहते हैं। मोनार्की की अगर हम खसूसियात को देखें, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखें, तो सबसे पहले जो इसकी खसूसियत है वो है हेरिडिटरी, मतलब ये एक विरासती होती है। मोनार्की फैमिली जो होती है उसको इलेक्टेड या अपॉइंट नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक रॉयल फैमिली होती है, और जो मोनार्कीज़ होती हैं ये उनका विरासती तौर पर हक होता है कि बाप के बाद बेटे ने आना ही होता है। नेक्स्ट है रिलीजन। मोनार्की के अंदर जो मोनार्क होता है या जो हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, वही जो रिलीजन है उसका स्टेट भी होता है, यानी कि स्टेट का रिलीजन ही मोनार्क का रिलीजन होगा। लिहाजा जो भी लोग मतलब पुराने वक्तों में थे वो ये समझते थे कि जो मोनार्क होता है, यानी कि जो किंग या क्वीन होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी अथॉरिटी होती है, यानी कि गॉड की तरफ से एक गिफ्टेड अथॉरिटी होती है जिसने मुल्क को चलाना होता है। यानी कि आम लोग जो हैं उसके बारे में ये ख्याल किया करते थे। उसके बाद है लाइफ लॉन्ग रूल। नंबर 3 के ऊपर जो मोनार्की की खासियत है वो है लाइफ लॉन्ग रूल। मोनार्क जो होता है उसको मतलब अपॉइंट जब किया जाता है तो वो या तो अपने फादर की वफ़ात के बाद अपॉइंट होता है या मतलब एब्डिक्शन के बाद अपॉइंट किया जाता है, और लिहाजा वो उस वक़्त तक रहता है जब तक उसकी अपनी मौत नहीं हो जाती। मतलब एक मोनार्क उस वक़्त तक रूल करेगा जब तक कि वो ख़ुद उसकी वफ़ात ना हो जाए। जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ जो है, यानी कि इस वक्त इंग्लैंड की क्वीन एलिज़ाबेथ II जिसको कहा जाता है, ये 26 साल की उम्र में यानी कि बनी थी ये क्वीन, और आज इसकी उम्र जो है वो 95 तक तकरीबन हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये मतलब 70 सालों से ज़ायद इनको हो चुके हैं अपने इक़्तिदार को संभाले हुए, लेकिन अभी तक भी जो है मतलब इन्हीं का रूल जो है वो चलता आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में बात करें तो इसमें 2 टाइप्स आती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो आजकल की जो जदीद मोनार्की कुछ ममालिक के अंदर है, जिस तरह बरतानिया की बात करें, यानी कि आज की 21वीं सदी के अंदर कुछ मोनार्की जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं, यानी कि इनके जो इख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिटेड से इख्तियारात इनको दिए गए हैं। जबकि वो मोनार्की जो कि विदाउट स्पेक्ट्रम हो, यानी कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल ना हो, बल्कि यह एक एब्सोल्यूट मोनार्की कहलाई जाती है, जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती, बल्कि जो मोनार्क कह देता है या उसके एडवाइज़र जो चीज़ कह देते हैं वही चीज़ जो है अप्लाई की जाएगी, और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस जो है नहीं रखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर मोनार्की में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की की यानी कि इकसाम कितनी होती हैं, इसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या इसकी इकसाम आती हैं। नंबर 1 के ऊपर है हेरिडिटरी मोनार्की।
हेरिडिटी मोनार्की से मुराद यानी कि यहाँ पर ये है कि जब एक मोनार्क मरता है तो उसकी फैमिली में जो उसका बड़ा बेटा होता है या उसकी कोई फैमिली का मेंबर या उसका बड़ा बेटा जो होता है वो उसके बाद उसका वारिस बनता है। इस चीज़ को तो हम कहते हैं हेरिडिटी मोनार्की। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में, मोरक्को में, बरतानिया में, जापान, स्पेन और स्वीडन वगैरह के ममालिक जो हैं यहाँ पर विरासती तौर पर जो मोनार्की है ये चलती आ रही है। नंबर 2 के ऊपर जो करैक्टर यानी कि इसकी टाइप आती है वो है इलेक्टेड मोनार्की। इलेक्टेड मोनार्की में ये होता है कि जो मोनार्क होता है वो मतलब मोनार्की जो है वो एक ख़ानदान को ही ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, बल्कि यहाँ पर होता था कि जो एंशियंट रोम के अंदर लोग जो है वो अपने मोनार्क को खुद इलेक्ट किया करते थे, यानी कि वो वोट के ज़रिए जो है बादशाह इलेक्ट होता था। जिसकी हमारे सामने एक एग्जांपल थी नादर शाह जो अफ़गानिस्तान के अंदर था, वो यानी कि नादर शाह जो अफ़गानिस्तान का शहनशाह था वो उसको लोगों ने ही इलेक्ट किया था और वो एक यानी कि एम्पियर जिसको कहा जाता है वो बादशाह या शहनशाह ही होता है और इसकी मोनार्की एग्जिस्ट करती थी। नंबर 3 के ऊपर है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में हमें पता है कि जो एक इंसान है उसी के पास सारे के सारे इख्तियारात हैं, उसी के जो कमांड होगी वो फाइनल कमांड होगी और हर चीज़ की मतलब चाहे वो अच्छी हो बुरी हो लंबी हो छोटी हो यानी कि जो कुछ भी हो बस उसी के हाथ में होता है। और जो पुरानी मोनार्कीज़ थी, जो ओल्ड मोनार्कीज़ एग्जिस्ट करती थी वो ऐसे ही एग्जिस्ट करती थी कि एब्सोल्यूट मोनार्की बस एक ही हाथ में सारी की सारी पावर्स, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशरी पावर है या एग्जेक्टिव पावर है, जौन सी भी है वो एक ही बंदे के हाथ में है। फिर आती है लिमिटेड मोनार्की। लिमिटेड मोनार्की में है मतलब वो मोनार्की जो स्पेक्ट्रम के साथ हो, यानी कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ थोड़ी सी पावर जो है वो दी हुई हो, यानी कि एक लिमिटेड वे के अंदर जो मोनार्की एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम वाली मोनार्की। जैसे बरतानिया और जापान के अंदर जो है वो लिमिटेड मोनार्की पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ मोनार्की की, कि जो एक मोनार्क होता है या जो शहनशाह मलका या बादशाह होता है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। सबसे पहले ये यानी कि आज की हकीकी दुनिया में बात करें तो जो मतलब जहाँ पर मोनार्की एग्जिस्ट करती है उनके पास जो सबसे पहली पावर है वो है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर जो है ये सिर्फ सेरिमोनियल इनके पास पावर है, यानी कि बस दिखावे के तौर पर जो पावर इनको दी गई है। जैसे कि बरतानिया की क्वीन के पास जो पॉलिटिकल पावर है वो भी सेरिमोनियल पावर ही है मिसाल के तौर पर। लेकिन कुछ पावर जो है मतलब पॉलिटिकल पावर्स के अंदर वो ये है कि एमरजेंसी के टाइम के ऊपर, यानी कि जब क्राइसिस का टाइम चल रहा हो उस वक्त अगर जनरल इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाने हो तो ये मतलब पॉलिटिकल पावर जो है वो क्वीन के हाथों में ही होती है। इसके बाद है समनिंग और प्रोरोगिंग पार्लियामेंट। समनिंग और प्रोरोगिंग पार्लियामेंट से मुराद ये है कि पार्लियामेंट का सेशन अगर हो रहा है और उसको सस्पेंड करना है तो ये भी क्वीन जो है वो कर सकती है, और अगर सेशन नहीं हो रहा और सेशन जो बुलवाना है उसको कॉल बैक करनी है पार्लियामेंट के सेशन को, तो ये भी क्वीन जो है वो वज़ीर आज़म के कहने पर ये दोनों इक़दाम कर सकती है। नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर है रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट से यानी कि यहाँ पर मुराद ये है कि क्वीन जो है उसके पास इस बात का हक या मतलब उसका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बिल पार्लियामेंट से पास होगा वो जो है क्वीन उसके ऊपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो है मतलब दावा कर सकती है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मतलब जो पार्लियामेंट से बिल पास हो जाए और उसको क्वीन जो है वो मतलब रिजेक्ट कर दे, बल्कि जो भी बिल पास होता है क्वीन अमूमन उसको एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल जो है वो एक लॉ की हैसियत अख्तियार कर जाता है। उसके बाद है अपॉइंट एंड रिमूव मिनिस्टर्स। अपॉइंट एंड रिमूव मिनिस्टर्स के अंदर जो क्वीन होती है वो वज़ीर आज़म के कहने पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो एग्जेक्टिव काउंसिल होती है या जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है वज़ीर आज़म की, वहाँ पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी कर सकती है और अपॉइंट किए हुए मिनिस्टर्स को रिमूव भी कर सकती है, यानी कि क्राउन के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिमूव भी कर सकती है और अपॉइंट भी कर सकती है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की मतलब अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो क्वीन होती है वो उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाती है कि जिसको मतलब मेजॉरिटी वोट पार्लियामेंट के अंदर हासिल हुए हों, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन जो है, जो कि बरतानिया का हाउस ऑफ कॉमन है, वहाँ पर जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट हासिल होंगे वहाँ पर मतलब जनरल इलेक्शन होने के बाद
जहाँ प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने के बाद जिस बंदे को मेजॉरिटी हासिल होगी हाउस ऑफ कॉमन की, क्वीन उसको बुलाएगी और फिर उसके मतलब उससे ओथ लेगी और यूँ उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ वार। डिक्लेरेशन ऑफ वार में भी सेम टू सेम यानी कि वही एप्लीकेबल हैं जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो दूसरे राइट्स हैं। यहाँ पर भी जो क्वीन है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या पार्लियामेंट के कहने पर जो है दूसरी नेशन के साथ जो वार है उसको डिक्लेयर करेगी। और या पीस जो है मतलब अगर डिक्लेरेशन ऑफ वार है तो ये भी क्वीन के हाथ में, और अगर पीस निगोशिएशन है तो ये भी कुछ हद तक मोनार्की के हाथ में ही है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्राम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन से मुराद ये है कि कोई भी केस या अदालती कार्रवाई जो है वो क्वीन के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। ब्रिटिश लॉ में क्वीन के ख़िलाफ़ कोई भी जो सिविल लॉ या सिविल एक्शन है वो क्वीन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है द लेजिस्लेटिव पावर्स। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर को अगर क्वीन की लेजिस्लेटिव पावर को देखें तो जो क्वीन मलका या बरतानिया वगैरह जो होती है उसके पास कुछ यानी कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव पावर जो हैं वो होती हैं। मिसाल के तौर पर कि वो किसी भी मतलब लॉ को वीटो कर सकती हैं या उसको रिफ्यूज़ कर सकती है जो गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाता है। लेकिन इस वीटो पावर को 1707 के बाद आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। क्वीन की ये जो लेजिस्लेटिव पावर है कि वो किसी भी बिल को जो कि मतलब जिसको पसंद वो ना करती हो तो उसके ख़िलाफ़ वो यानी कि साइन करे या मतलब साइन करने से इनकार करे, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बल्कि जो भी बिल पार्लियामेंट से पास हो गया क्वीन की ये मजबूरी होती है कि उसने वो उसके ऊपर साइन करने ही होते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस की फ़ील्ड की बात करें या इकोनॉमिक बिल की बात करें तो मतलब कोई भी जो इकोनॉमिक बिल है वो क्वीन की इजाज़त के बगैर भी पास हो जाएगा। यानी कि क्वीन के साइन हो या ना हो, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो फाइनेंस का यानी कि मैटर है वो सारे का सारा हाउस ऑफ कॉमन के कंट्रोल में है। नेक्स्ट है जुडिशल पावर। जुडिशल पावर सिर्फ बराए नाम ही है, यानी कि क्वीन के पास कोई जुडिशल पावर नहीं है, या अगर हैं भी तो बहुत मिनिमल हैं, क्योंकि 1215 के बाद मैग्ना कार्टा के साइन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पावर्स हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड की बजाय हाउस ऑफ कॉमन की तरफ शिफ्ट होती गई, और अब ये अख्तियारात जो हैं वो जजों के पास हैं या पार्लियामेंट के पास हैं, यानी कि जुडिशल पावर जो है। नेक्स्ट है रॉयल पार्डन। रॉयल पार्डन यही असूल यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में है कि जब किसी शख्स को फांसी होती है तो वो अपनी अपील जो है वो तमाम अदालतों से रिजेक्ट होने के बाद जब सदर के सामने रखता है कि सदर से यानी कि मुल्क के सदर से वो माफ़ी मांगता है, तो इसी तरह सेम टू सेम यही भी होता है कि वो पार्डन जो है मतलब क्वीन के सामने भी रखा जाता है कि किसी शख्स को अगर मौत की सज़ा है तो वो चाहे तो उसके लवाहिकीन से पूछ के, उसके घर वालों से पूछ के जिनका कत्ल हुआ है कि इस अगर शख्स को वो माफ़ करना चाहें तो फिर क्वीन जो है वो उसको माफ़ कर देती है, वरना ये भी इसके अख्तियार में नहीं होता, क्योंकि जिस बंदे को अदालत ने कह दिया वो उसको सज़ा हो के ही रहेगी। नेक्स्ट नंबर 10 के ऊपर है आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में मतलब अगर क्वीन की पावर को हम मद्देनज़र रखें तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो क्वीन होती है वो अपनी एडवाइस जो है वो जनरल्स तक या पार्लियामेंट्स तक अपनी पहुंचा सकती है। लेकिन अगर फंक्शन की बात करें तो कुछ हद तक जो फंक्शन है वो अभी भी थोड़े बहुत उसके पास है। मतलब अमूमन तौर पर जो आर्म्ड फोर्सेस की कमांड है वो जनरल के हाथ में या पार्लियामेंट के हाथ में होती है, लेकिन कुछ फंक्शंस आज भी ऐसे हैं जो क्वीन रिटेन किए हुए है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से। इसके बाद क्वीन जो होती है वो कमांडर इन चीफ़ होती है पूरी की पूरी जो उसकी आर्मी होती है उसके लिए। मतलब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब आर्म्ड फोर्सेस की सबसे ज़्यादा मतलब जिसको कागज़ी तौर पर सबसे बड़ी कमांड जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मतलब जो हमारी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको भी कहा जाता है कि वो मतलब उनकी पावर्स इतनी नहीं है, मतलब कागज़ी तौर पर सिर्फ कह सकते हैं ना। हालांकि मतलब जब मार्शल लॉ लगना हो तो फिर प्रेसिडेंट कहाँ पर जाते हैं, फिर तो सारी पावर जो है वो आर्मी स्टाफ के पास ही आ जाती है। तो यहाँ पर भी मतलब जस्ट सिंबॉलिकली तौर पर क्वीन जो है वो कमांडर इन चीफ़ होती है आर्म्ड फोर्सेस की। इसके अलावा जितने भी किस्म के ओथ लिए जाते हैं, यानी कि जितने भी किस्म के ओथ वगैरह लिए जाते हैं जिन भी मिनिस्टर्स वगैरह से या मतलब जजेस वगैरह से, वो क्वीन के यानी कि अलायंस से ही लिए जाते हैं। और मतलब जब वो किसी चीज़ को उन्होंने ज्वाइन करना होता है तो वो क्वीन के अलायंस से ही ओथ लेते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन एंड कमांड टू द ऑफिसर्स, कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं क्वीन जो है वो उनको अपने एक कमीशन के अंदर इंक्लूड भी कर सकती है। आर्म्ड फोर्सेस का जो कमीशन होता है और उस कमीशन से वो उनको रिमूव भी कर सकती हैं या उस कमीशन को भी वो रिमूव कर सकती है। मतलब एक स्पेशल कमांड फोर्सेस जो होती हैं उनकी भी वो हेड होती है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस।
इसके अलावा मतलब जो जो माने कि अफवाज को किस मुल्क में भेजना है, किस प्रोग्राम के तहत भेजना है या किस मकसद के लिए भेजना है, ये तमाम चीज़ें भी जो है टेक्निकली जो है आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करना भी कुछ ना कुछ हद तक जो है ये क्वीन के हाथ में ही है। इसके बाद अगर एजाज़ की बात करें, ऑनर्स की बात करें, क्वीन के पास ऑनर्स क्या क्या हैं, तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑनर्स आते हैं, क्योंकि क्वीन के जो मतलब जो ऑनर्स होते हैं वो उसका एक नेटिव राइट होता है, यानी कि उसका पैदाइशी हक होता है कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ जो हैं वो नवाजे जा सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम आम तौर पर बात करें तो क्वीन जो है उसको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन उसको ड्राइविंग के लिए ख़ुद ड्राइविंग करनी भी नहीं पड़ती, लेकिन उसको ड्राइव करना पड़े तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रैंक ऑफ नोबिलिटी जो है, मतलब ये क्वीन अगर चाहे तो वो रैंक ऑफ नोबिलिटी किसी भी बंदे के लिए क्रिएट कर सकती है, मतलब उसको नोबल होने का रैंक जो है वो दे सकती है। इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ नाइटहुड होता है, ऑर्डर ऑफ नाइटहुड से मुराद ये है कि ये वो वाला तमगा है जो बरतानिया के उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी दी हो। तो ये भी जो है मतलब जब सिटीज़न को ग्रांट किया जाता है तो ये भी क्वीन जो है उनको ग्रांट करती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तमगे इम्तियाज़ जो है ये प्रेसिडेंट देता है, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ द नाइटहुड जो है ये भी क्वीन ही प्रोक्लेम करती है। कुछ मिसकिलिनियस पावर हैं, मिसाल के तौर पर जो है क्वीन जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर जब ख़ुद उसने किसी मुल्क में ट्रैवल करना हो तो क्वीन को किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है मतलब इसके पास इस बात के भी रॉयल प्रेरोगेटिव मौजूद हैं कि वो किसी भी पासपोर्ट को विड्रॉ कर सकती है, यानी कि किसी भी पासपोर्ट को विड्रॉ कर सकती है। इसलिए के अलावा जितने भी बरतानिया के पासपोर्ट इशू होते हैं वो क्वीन के नाम से ही इशू किए जाते हैं। अच्छा जी, मोनार्की का बेनिफिट क्या है? मोनार्की की अगर हम मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स की भी बात करते हैं, बाद में डीमेरिट्स की भी बात करते हैं, तो सबसे पहला जिसको मेरिट में आता है वो है पैट्रियटिज़म। पैट्रियटिज़म से मुराद है मुहिब वतनी। जो मुहिब वतनी या जो मोहब्बत एक मोनार्की के अंदर होती है, यानी कि मोनार्की के पास जो मोहब्बत होती है मोनार्क के पास, वो बाय नेचर उसके अपने मुल्क के लिए होती है। ये मतलब जो मोहब्बत है वो एक प्राइम मिनिस्टर या एक प्रेसिडेंट से कुछ ज़्यादा होती है, मतलब उसकी अफेक्शन जो है अपने मुल्क के लिए वो दूसरे मेंबर्स से ज़्यादा होती है। और इसके अलावा मतलब वो अपनी नेशन के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है कंपेयर टू एक रिपब्लिकन सिस्टम। मतलब एक रिपब्लिक सिस्टम के से बढ़कर वो जो है मतलब चाहे वो बादशाह हो या चाहे वो मलका हो, वो अपनी कौम को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसके अलावा जिस मुल्क की बादशाह या मतलब मलका होती है वो वहाँ की सिविलाइजेशन जो उसकी तहज़ीब है उसकी सबसे बड़ी वो मुहाफ़िज़ होती है, क्योंकि एक मोनार्की के अलावा, एक मोनार्क के अलावा उस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मतलब जितनी भी किस्म की जो नई तहज़ीबें हैं वो मोनार्की के ज़रिए ही इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुग़ल एम्पायर ने मतलब मुग़ल बादशाहत की बुनियाद रखी। इसके अलावा चाइना के अंदर जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जो यानी कि सबसे बड़ी दीवार जो है जिसकी लेंथ जो है तकरीबन 3400 किलोमीटर बताई जाती है, मतलब ये भी एक जो है सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने वाली बात है। इसके अलावा द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, मतलब जो अहराम मिस्र है वो भी इस चीज़ की एग्जांपल है कि ये सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट जो है वो मोनार्की के ज़रिए ही किया गया। इसके अलावा अगर क्वालिफ़िकेशन में देखें तो मोनार्क्स आर बोर्न इन पैलेस। मोनार्क जो होता है उसने एक महल में वो पैदा होता है, यही उसका स्कूल होता है और यही उसका घर होता है। बहुत आला पाए के जो टीचर हैं वो उसको उसके घर में ही पढ़ाने के लिए आते हैं, उसको गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको पोलाइट रहने के लिए, काम, पेशेंट और एक हेल्पफुल इंसान बनने के लिए, अपनी कौम के लिए बनने के लिए उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको एजुकेशन किया जाता है। और हत्ता के बड़े थोड़ी अरसे में ही, यंग एज में ही वो जो है एक नेशन को रूल करने के काबिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग या उसकी एजुकेशन इस तरह उसको दी जाती है कि उसको मतलब बताया जाता है कि आपने दूसरे लोगों को सर्व करना है, यानी कि हुकूमत करने की बजाय। इसके अलावा है एफिशिएंसी। अच्छा, अगर एफिशिएंसी में देखें तो मतलब आम तौर पर हकीकतन क्योंकि जिस तरह डिक्टेटरशिप होता है वहाँ पर फैसला करने वाला सिर्फ एक ही इंसान होता है, लिहाजा मोनार्की में भी फैसला करने वाला सिर्फ एक ही इंसान होगा। लिहाजा स्टेट ऑफ एमरजेंसी के दौरान अगर कोई एमरजेंसी आ गई है मुल्क के अंदर, कोई जंग वगैरह की सूरत हाल है और फ़ैसला लेने में यानी कि जल्दी करनी है, तो यहाँ पर मोनार्क जो है वो फ़ैसले जल्दी कर लेगा बनिस्बत एक डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक प्रोसेस के। क्योंकि ये दोनों निज़ाम हैं, डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर जो है ये मतलब डिसीजन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, लेकिन मोनार्की में ये प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है।
उसके बाद है यानी कि इसकी जो खसूसियत है मोनार्की की वो है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी में देखें तो मतलब जो इसके पहले अगर जो इलेक्टेड लोग होते हैं, मतलब जो वज़ीर आज़म होता है या मतलब जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं, या उन्होंने अपने लोगों को जिन्होंने उनको इलेक्ट किया हुआ है उन्होंने उनको खुश करना होता है। लेकिन एक जो मोनार्क होता है उसने वो किसी के सामने भी अकाउंटेबल नहीं होता, ना तो वो किसी लॉबी ग्रुप के सामने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने, और ना ही किसी इंस्टीट्यूशन के सामने, क्योंकि वो इन तमाम ग्रुप से, पार्टी से और इंस्टीट्यूशन से वो मुबर्रा होता है, यानी कि वो इनके इन्फ्लुएंस से बहुत ऊंचा होता है। उसके सामने तमाम सिटीज़न जो हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि वो सबको एक ही आंख से देखता है। अच्छा, उसके बाद है करप्शन, यानी कि जो मोनार्क होता है वो कभी भी करप्शन के अंदर इंडल्ज नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जो एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है उसका ताल्लुक़ होता है एक पार्टिकुलर पार्टी से, वो सिर्फ एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा वो अपने उन पार्टी मेंबर्स को या उसकी यानी कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या उनको खुश करने के लिए वो जो है मतलब ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो सकता है, करप्शन वगैरह में इंडल्ज हो सकता है। लेकिन जो मोनार्क होता है वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डेब्ट या ऑब्लिगेशन से मुबर्रा होता है और वो करप्शन में कभी भी इंडल्ज नहीं होता। इसके अलावा है रिप्रेजेंटेटिव, इसके को भी रिप्रेजेंटेटिव में देखें तो एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ एक माइनॉरिटी ग्रुप या एक पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होता है। मिसाल के तौर पर कि जिसको मुल्क के 51% वोट मिल जाएंगे वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन इसके अगर बिलमुकाबल हम देखें तो एक मोनार्क होता है वो पूरी की पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी कौम की मोहब्बत जो है उसके लिए होती है। इसके अलावा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मोनार्की के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी किस्म के जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए या उनको अचीव करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। इसकी मिसाल यही है कि आम तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जब एक पॉलिटिकल पार्टी अगला इलेक्शन नहीं जीत पाती तो उसने जो भी लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए हुए थे वो कभी भी आने वाली गवर्नमेंट जो है उनको सक्सीड नहीं होने देती। इसके अलावा नंबर 8 के ऊपर है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी शहरी हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि मोनार्क जो होता है वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप से वो ताल्लुक़ नहीं रखता। इसके अलावा है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस अगर देखें तो इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अ मोनार्की इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। चेक एंड बैलेंस में जो मोनार्क होता है वो तमाम किस्म की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें चेक एंड बैलेंस रखता है कि मतलब कोई पार्टी जो है वो आगे पीछे तो नहीं हो रही है, मतलब अपने असूल और रवायात से या मुल्की इंटरेस्ट से वो साइड पे तो नहीं हट रही, लिहाजा चेक एंड बैलेंस जो है वो मोनार्की में रखा जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, इसके डिसएडवांटेजेस, मतलब डीमेरिट्स जो है मोनार्की के वो क्या हैं। सबसे पहला है इसके एक्सपेंसेस। मोनार्की जो होती है वो एक आम मतलब मुल्क के लिए, जो डेवलपिंग मुल्क होता है या जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि एक डेमोक्रेटिक के लिए जो मतलब हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो इलेक्ट होता है वो चीपर होता है बनिस्बत मोनार्की के। इसकी एग्जांपल ले लें, यानी कि आज मौजूदा जो है वहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ II जो है, इसके अगर आप शाहाना लाइफस्टाइल को ही देखें तो एक आम पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस चीज़ को सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा मोनार्की जो है ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लोगों को बिल्कुल भी वोट देने का हक़ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये विरासती होती है, बाप से बेटे में मुंतकिल होती है, लिहाजा इसमें लोगों को हक़ नहीं दिया जाता और लोगों का जो है पॉलिटिकल राइट होता है कि वो अपने हुक्मरानों को ख़ुद इलेक्ट करें, वो इसमें नहीं होता। नंबर 3 के ऊपर है कि क्या पता कि आने वाला जो हुक्मरान है, मतलब हो सकता है मौजूदा हुक्मरान अच्छा हो, लेकिन जो आने वाला हुक्मरान है, जो उसका बेटा होगा या जो उसके अगला जो इसकी फैमिली मेम्बर में मोनार्क में आएगा, वो पता नहीं कि मतलब मुल्क के लिए सूट हो या ना हो, यानी कि हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए वो सूट हो या ना हो, यानी कि इस चीज़ की कोई गारंटी जो है वो नहीं है, क्योंकि पैदाइशी तौर पर आप कभी भी किसी को लीडरशिप जो है वो नहीं यानी कि अपना सकते। इसके अलावा कि जो कहा जाता है कि वो खुदा की तरफ से यानी कि चूज़ किए गए होते हैं, मोनार्क जो मतलब मोनार्क की फ़ैमिली के बारे में कहा जाता है कि खुदा ने ख़ास तौर पर उनको बनाया हुआ है और ख़ास तौर पर उनको हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए भेजा हुआ है, तो ये कोई एक वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है इस हवाले के लिए।
और सबसे आखिर में है कि जो इनहेरिटेड पावर्स होती हैं वो किसी भी किस्म की अच्छी लीडरशिप को गारंटी नहीं कर सकती। मतलब जो वरासती तौर पर मिली गई अच्छी खासियतें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा लीडरशिप भी अच्छा लीडर भी मुल्क के लिए पैदा कर सकें। लिहाजा इसलिए कुछ डीमेरिट्स हैं मोनार्की के, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने इसके मेरिट्स हैं। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।